हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर केपलर्स लॉ की। तो केपलर्स के तीनों लॉ के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आप बढ़ते हैं आगे। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। पहला लॉ क्या कहता है? ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन क्लोज इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज एट द वन फोकस ऑफ द इलिप्स। इसका मतलब क्या है कि कोई भी प्लैनेट जो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है वो एक इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है, मतलब एक इलिप्स के अंदर रिवॉल्व करता है। ठीक है। अब इलिप्स के बारे में दो तीन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, देखते हैं। तो इलिप्स के अंदर सबसे बड़ी खास बात क्या है कि जैसे मान के चलो एक सर्कल होता है, सर्कल कुछ ऐसा होता है, लेकिन इलिप्स जो होता है वो थोड़ा सा इस तरह से होता है। ये होता है इलिप्स। अब इस इलिप्स में क्या होता है, इसमें दो एक्सिस होते हैं। ठीक है, ये दो एक्सिस होते हैं। अब इन एक्सिस में क्या होता है, इन एक्सिस में क्या होता है कि जैसे ये जो बड़ी वाली एक्सिस है ये कहलाती है सेमी मेजर एक्सिस, और पूरी की बात करें तो पूरी होती है मेजर एक्सिस। इसी तरह से ये कहलाती है आपकी माइनर एक्सिस, आधी कहलाएगी सेमी माइनर एक्सिस। इसको पूरी को अगर हम इसको ए मानते हैं तो ये पूरी की पूरी कितनी हो जाएगी, 2a। भाई ये ए है और ये है, कितनी हो जाएगी, 2a। ऐसे ही ये कितनी जो है, बी है, तो ये पूरी की पूरी कितनी हो जाएगी, 2b। तो एलिप्स के अंदर ये हो गया सेंटर ओ। तो एलिप्स के अंदर क्या हो गया, ये वाली जो होती है ये होती है मेजर एक्सिस, और इसको कहेंगे सेमी मेजर एक्सिस आधी को। ये होती है मेजर माइनर एक्सिस और आधी को बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस। तो कुछ पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और कैसा पाथ है, ये इलिप्टिकल पाथ है। अब इसमें क्या होता है, इस इलिप्स में दो फोकस होते हैं। पहला फोकस मान लो यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है। तो सन किसी भी एक फोकस से प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये मैंने बताया था। ये हो गई मेजर एक्सिस, तो एक कहलाएगी सेमी मेजर एक्सिस। ये हो गई माइनर एक्सिस, तो एक ये कहलाएगी सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे केपलर फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए क्लोज इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और सन किसी भी एक फोकस से प्रेजेंट रहता है। ये कहलाता है केपलर का फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब क्या होता है, सन के अराउंड जब प्लैनेट रिवॉल्व करता है तो अलग अलग पॉइंट पे डिस्टेंस अलग अलग होती है। जैसे ये ए पॉइंट है, ये सन से दूर है। पी पॉइंट है, ये सन के पास में है। तो हर पॉइंट पे क्या होती है, इनकी डिस्टेंस अलग अलग होती है। तो हम किसी भी दो पॉइंट की बात करते हैं, एक मान लेते हैं पी पॉइंट है और एक मान लेते हैं ए पॉइंट है। तो मान के चलो जो पी पॉइंट है ये सन के नियरेस्ट पॉइंट है और ए पॉइंट सर के फारदेस्ट पॉइंट है। तो इनको नेम दिया गया, तो क्लोजेस्ट पॉइंट पी को नाम दिया गया पेरीहिलन, PERIHELIUN। इसको बोला पेरीहिलन। और उसके अलावा जो फारदेस्ट पॉइंट है ए, इसको बोला एपिहिलॉन, APHELION। तो पहले वाला था पी था पेरीहिलॉन और ए था एपिहिलॉन। तो ये दो तरह के पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर केपलर फर्स्ट तो ये कहता है कि जो भी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है एक क्लोज्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ठीक है, और एलिप्स के अंदर क्या होता है कि एक जो होता है वो सेमी मेजर एक्सिस होता है और एक होता है सेमी माइनर एक्सिस। तो इसके अंदर दो पॉइंट होते हैं, एक तो पी और ए। तो पी को कहते हैं नियरेस्ट पॉइंट, ये कहलाता है पेरीहिलॉन, और ए होता है फारदेस्ट पॉइंट से कहते हैं एपिहिलॉन। ठीक, तो केपलर का फर्स्ट लॉ प्लैनेट के सन के अराउंड रिवॉल्व के अंदर बारे में बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब बात करते हैं सेकंड लॉ की, केपलर की सेकंड लॉ की। तो केपलर का सेकंड लॉ कहलाता है लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया का मतलब क्या हो गया, लॉ ऑफ एरिया का मतलब ये है कि यहाँ पे मान के चलो ये सन है और सन के अराउंड ये प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, इस तरह से इलेक्ट्रिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। तो ये बात तो तय है कि जैसे मान के चलो ये पॉइंट बी है तो इससे डिस्टेंस कम है, ये पॉइंट ए है इससे डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इसके हिसाब से भी ये कहा जाता है कि अगर मान के चलो यहाँ पे
ये मेरे पास एक इलिप्टिकल पाथ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जैसे मान के चलो सन है, तो ये पॉइंट है आपका P और ये है आपका A। तो अब क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे ये जो पॉइंट P है, मान के चलो ये वाला पॉइंट पहले मान लो P1 है और ये वाला पॉइंट है P2। ये वाला ये मान लो पॉइंट है A1 और ये वाला है A2। मैं इसको मिला देता हूँ और इसको मिला देता हूँ। तो अब जो ये एरिया बना रहा है, ये एरिया जो बना रहा है, मान लो ये एरिया इसका A1 है और ये एरिया है A2। तो केपलर का सेकंड लॉ कहता है कि जब ये जो सन होता है, चाहे नियरेस्ट पॉइंट के पास में हो चाहे फारदेस्ट पॉइंट के पास में हो, जो ये एरिया बनाता है वो एरिया A1 किसके बराबर है, A2 के। मतलब ये इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया बनाता है। तो ये है केपलर का सेकंड लॉ। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो केपलर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ऑल द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ये है कि जो सन के अराउंड यहाँ पे P1 से P2 में कोई प्लैनेट गया, तो इसमें जो यहाँ से यहाँ तक P1 से P2 में जाने में जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल करी, और जो P3 से P4 में जाने पर इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल करी, वो इसने इक्वल टाइम लिया। मतलब ये है कि P1 से P2 में जाने पर इसने जो टाइम लिया, उसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल करी, और P3 से P4 में जाने पर जो टाइम लिया और जो डिस्टेंस ट्रैवल करी, ये दोनों डिस्टेंस, मतलब जो टाइम है, ये टाइम क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। मतलब ये है कि इक्वल टाइम के अंदर ये इक्वल एरिया क्या करेगा, बनाएगा। तो इसका मतलब ये है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑल द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज जो इसकी एरियल वेलोसिटी है किसी भी प्लैनेट की सन के अराउंड, वो कांस्टेंट रहती है। मतलब इस एरिया का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन और इस एरिया का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो एरियल वेलोसिटी क्या होती है, एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम। मतलब इसका जो भी एरिया कवर करा एक यूनिट टाइम के अंदर, और इसका जो एरिया कवर करा यूनिट टाइम के अंदर, वो क्या कहलाता है, इक्वल कहलाता है। मतलब dA/dt क्या होता है, कांस्टेंट। तो ये है हमारे पास एरियल वेलोसिटी। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे। अब एक चीज़ देखो, जैसे ये प्लैनेट P1 से P2 में जाएगा, तो इसको कम डिस्टेंस, इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ये पॉइंट P3 को थोड़ा इससे बना देते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे ही अपन P1 से P2 के पास जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसको डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करनी पड़ रही है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं तो इसको डिस्टेंस कंपेरेटिव इससे कम करनी पड़ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि अगर यहाँ से यहाँ तक जाने पर इसको डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करनी पड़ती है, तो इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो इसको डिस्टेंस कम ट्रैवल करनी पड़ती है, तो इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती। मतलब ये हुआ कि अगर वो सन के पास रहता है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी। वो बात है कि रेडियस कम हो जाएगी, यहाँ पे रेडियस बढ़ जाएगी तो उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो उसकी स्पीड क्या नहीं रहती, कांस्टेंट नहीं रहती। यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो इसलिए यह है कि जब प्लैनेट सन के पास में रहता है तो उसकी स्पीड ज़्यादा रहती है, और सन से दूर रहता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम। प्लैनेट मूव्स फास्टर व्हेन इट नियर टू द सन एंड स्लोअर व्हेन इट इज़ फॉर अवे फ्रॉम द सन। तो ये है इसका मतलब। तो अब इसको प्रूव करते हैं, dA/dt कांस्टेंट कैसे रहता है, इसको प्रूव करते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं। उससे पहले हम ये मानते हैं कि जब प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे कांस्टेंट रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, जैसे कोई प्लैनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो जब वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो किसी भी एक फोकस पे सन है, तो इस प्लैनेट और सन के बीच में एक सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, मतलब जो इसको अट्रैक्ट करेगा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये इसकी डिस्टेंस हो गई r। तो हम बात करते हैं इस पर लगने वाले टॉर्क की। तो टॉर्क कितना होता है,
डिस्टेंस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है। तो ये आर एफ साइन थीटा भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये फोर्स है ग्रेविटेशन और डिस्टेंस है आर, रेडियस है आर, तो टॉप बराबर क्या हो गया आर क्रॉस एफ, मतलब आर एफ साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो एफ ग्रेविटेशन फोर्स भी इसी डायरेक्शन में और रेडियस आर की भी डायरेक्शन ही है, तो थीटा कितना है 0 डिग्री, और साइन 0 कितना होता है 0, इस हिसाब से टॉर्क कितना हो जाएगा 0। तो टॉर्क कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल कितना है सेम है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा 0। अब हमारे को पता है कि अगर टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जो टॉर्क होता है अगर वो 0 जाएगा तो एल कितना हो जाएगा कांस्टेंट, ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो एल बराबर क्या हो गया कांस्टेंट। अब यहाँ से एल क्या होता है आर क्रॉस पी, पी क्या होता है लीनियर मोमेंटम जो कि होता है एम बी, ठीक है। तो यहाँ से आर क्रॉस एम बी यानी आर एम बी आर साइन थीटा होगा। अब यहाँ से आर और पी दोनों की भी डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे एंगल कितना, यहाँ पे देखो आर और पी सॉरी सेम नहीं है दोनों, यहाँ पे आर पी कितना हो जाएगा एम बी, तो यहाँ से आर और बी दोनों की डायरेक्शन क्या है, दोनों के एक्सिस के परपेंडिकुलर, देखो कैसे, ये सर्कल है, इसकी रेडियस आर है, इसकी वेलोसिटी भी है, कितना एंगल बन रहा है 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसलिए एल आर इज इक्वल टू एम बी आर, तो ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो जब भी कोई प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। तो ये बात हमने देखी, इसमें क्या करा कि जब कोई प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उस पर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, उसी डायरेक्शन में रेडियस है, तो टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ कितना हो जाएगा 0, टॉर्क हो जाएगा 0, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 0, तो आर क्रॉस पी के अंदर आपका एल कितना आ जाएगा एम बी आर, ये भी क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट। अब इसके बाद में हम देखते हैं कैसे जो इसका ये एरिया है, ये जो इसका डी अपॉन डी टी है ये कांस्टेंट आया। तो देखो यहाँ पे बात करते हैं प्रूफ, इसकी प्रूफ की। तो प्रूफ कैसे होगा, मान के चलो ये प्लैनेट है, ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, अब ये यहाँ से यहाँ पे गया, रेडियस कितनी है इसकी, ये डिस्टेंस कितनी है आर। अब जैसे ये पी से पी डैश पे गया तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी वी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस क्या होता है वेलोसिटी या स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो स्पीड है वी और यहाँ से यहाँ तक का टाइम मान लो डी टी, तो डिस्टेंस कितनी जाएगी वी डी टी, इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को यहाँ बनाते हैं, ये हो गई डिस्टेंस आर, ये पी से पी डैश पे गया, मैं मानता हूँ यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना बनाया इसने थीटा। अभी जब एंगल बना रहा है थीटा तो इसका एरिया निकालते हैं, तो एरिया कितना हो जाएगा 1/2 बेस, बेस कितना है ये वाला आर, मल्टीप्लाई हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी पी से पी डैश, मतलब ये हो जाएगा वी डी टी। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर टाइम डी टी है तो एरिया ले लेते हैं डी ए, तो डी इज इक्वल टू हाफ वी आर डी टी हो जाएगा। उसके बाद में इस डी टी को हम नीचे भेजते हैं, तो डी ए अपॉन में डी टी बराबर हाफ वी आर आ गया, ठीक है। यहाँ से डी ए अपॉन डी टी हमें चाहिए था, तो हाफ वी आर क्या आ गया। अब एंगुलर मोमेंटम से इसको रिलेशन बताना है, क्योंकि जब भी कोई प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो यहाँ से हमने क्या करा, मास को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/2 एम मल्टीप्लाई एम बी आर, तो ये कितना होता है एम बी आर एल जो कि लिखा हुआ है, तो डी अपॉन डी टी क्या हो गया एल अपॉन में 2m, ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट। मतलब ये हो गया एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट था और मास तो कांस्टेंट होता ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी अपॉन डी टी क्या हो गया कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करता है। ये डी अपॉन डी टी हमने कांस्टेंट प्रूफ कर दिया। तो एक बार देखते हैं हमने क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था केपलर का सेकंड लॉ, इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑल द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में स्वीप करता है, ये हमने भी प्रूफ कर दिया। मतलब जो यहाँ से यहाँ तक का इसका एरिया है P1 से P2 का, और ये जो एरिया है P3 से P4 का, ये क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। अब इसमें इसका वेलोसिटी किसी भी प्लैनेट का क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे
जो इसका एरियल वेलोसिटी है, जो एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम है, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसके हिसाब से अब ये बताया था कि जैसे ही प्लैनेट इसके पास में रहेगा तो डिस्टेंस ज़्यादा करेगा, तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। मान लो ये v1 वेलोसिटी है, और जब ये दूर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, यानी ये v2 वेलोसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे पास में रहेगा तो डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसकी v1 की वैल्यू ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है। और दूर रहेगा, डिस्टेंस कम हो गई, तो वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो इस तरह से वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है। अब एक बार हम बात करते हैं, अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, तो हम कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं। जैसे मान के चलो ये हमारे पास एलिप्स है, ठीक है, अब ये सन यहाँ पे है, तो ये मान लो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पॉइंट मान लो P है, और यहाँ से यहाँ तक मान लो Q है। इस पर वेलोसिटी मान लो v1 है, और इस पर वेलोसिटी कितनी है, v2। ठीक है, तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम इस केस में मान लेता हूँ L1, और इसका मान लेता हूँ मैं L2। तो यहाँ पे L1 इज इक्वल्स टू क्या कर लेते हैं, L2। अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो यहाँ वाला एंगुलर मोमेंटम और यहाँ वाला एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr। दोनों पे हम देखते हैं प्लैनेट का मास सेम है। P वाले केस में वेलोसिटी कितनी है, v1, और डिस्टेंस मान लो r1। Q वाले केस में वेलोसिटी कितनी है, v2, और ये r मान लो r2। ठीक है, अब यहाँ से मास कट जाएगा, तो v1 r1 इज इक्वल्स टू v2 r2। तो v1 अपॉन में v2 हम करेंगे तो आ जाएगा r2 अपॉन में r1। इसका मतलब ये हुआ कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि अगर ये आपका प्लैनेट है, तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम। और यहाँ पे अगर आपकी वेलोसिटी कम है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो ये v और r में इन्वर्स का रिलेशन है, इसलिए यहाँ पे इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। अब मान के चलो यहाँ से यहाँ तक की हम बात करते हैं, तो यहाँ अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो उसकी वेलोसिटी ऑटोमेटिक कम हो गई ना, तो इसलिए ये v और r में इन्वर्स रिलेशन है। तो ये है केपलर सेकंड लॉ ऑफ एरिया। इसके बाद हम बात करते हैं केपलर्स थर्ड लॉ की। तो केपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता है, केपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इसको लॉ ऑफ पीरियड भी कहते हैं। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट। मतलब ये हो गया कि कोई प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसका जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर उसके सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इस कांस्टेंट को उठाया तो आ गया k, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू k a क्यूब आ गया। इसके बाद में टी स्क्वायर और नीचे आ गया a क्यूब, तो ये आ गया कांस्टेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो सन के पास में कोई पॉइंट है तो उससे मान लो डिस्टेंस कम थी, और सन से दूर है तो डिस्टेंस हो गई ज़्यादा। तो डिस्टेंस कम ज़्यादा हो सकती है, इसलिए हमने एवरेज लेने के लिए सेमी मेजर एक्सिस को लिया है, इसलिए इसको a आ गया। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू a क्यूब, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू a क्यूब आ गया। ये क्या होगा, कांस्टेंट। तो इस तरह से केपलर्स थर्ड लॉ आएगा। अब इसमें क्या होता है कि दो डिफरेंट प्लैनेट के लिए, मान के चलो ये प्लैनेट P वाला यहाँ पे है और Q वाला मान लो यहाँ पे है, तो ये इसका टाइम पीरियड मान लेते हैं T1 है, इसका टाइम पीरियड है T2। तो इसकी जो भी सेमी मेजर एक्सिस मान लो A1 क्यूब है और इसकी कितनी है, A2 क्यूब हो जाएगी। तो इस तरह से हम दो प्लैनेट्स के लिए रेशो निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में कह सकते हैं कि लार्जर द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन द लार्जर विल बी इट्स टाइम रेवोल्यूशन अराउंड द सन। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ज़्यादा है, अगर मान के चलो ये डिस्टेंस क्यू की डिस्टेंस यहाँ से ज़्यादा है, तो इसकी डिस्टेंस
मतलब ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, मतलब इसकी वेलोसिटी कम हो गई, तो टाइम भी क्या हो गया, टाइम इसका बढ़ जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से टाइम पीरियड के अंदर जो है वो वेरिएशन आएगा। तो इस तरह से आज 3 लॉ देखे। पहला लॉ जो है वो केपलर का प्लैनेटरी मोशन पे है। इसके हिसाब से जो प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है वो इलिप्टिकल पार्ट में रिवॉल्व करता है और सन किसी भी एक फोकस से प्रेजेंट रहता है। इसमें 2 तरह के एक्सिस होते हैं, एक सेमी मेजर एक्सिस और एक सेमी माइनर एक्सिस। अब इसमें 2 पोजीशन है, एक पी पॉइंट है और एक पॉइंट है। पी पॉइंट को बोला जो उसका फार्देस्ट पॉइंट है, क्लोजेस्ट पॉइंट है, उसको बोला पेरिहेलन, और ये पॉइंट जो फार्देस्ट पॉइंट है उसको बोला एपीहेलन। उसके बाद केपलर सेकंड लॉ के हिसाब से बताया कि सन इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करता है। अगर वो यहाँ पे है तो उसका जो एरिया होगा और यहाँ पे जो एरिया होगा दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब यहाँ पे अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो यहाँ वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस कम हो गई और यहाँ डिस्टेंस बढ़ गई। तो बी और आर में कैसा रिलेशन आता है, इनवर्स का। फिर हमने बताया कि इनकी स्पीड सेम नहीं होती, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है और यहाँ पे स्पीड कम है, स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। फिर बताया कि अगर ये इसके सन के पास में होगा तो फास्ट स्पीड से मूव करेगा और दूर है तो कम स्पीड से मूव करेगा। इसके बाद हमने देखा कि प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। मतलब एंगुलर मोमेंटम से पहले हमने टॉर्क देखा आर क्रॉस एफ, तो आर और एफ की डायरेक्शन सेम है तो थीटा कितना हो गया 0, तो टॉर्क हो गया 0, तो एंगुलर मोमेंटम भी कितना हो जाएगा, कांस्टेंट। अब एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, आर क्रॉस पी, पी बराबर होता है एम बी, तो यहाँ से एम बी आर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बी और आर के बीच में कितना एंगल है, 90। फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व से L1 किसके बराबर है, L2 के, तो L1 के केस में एम वी वन आर वन और ये हो जाएगा एम वी टू आर टू। यहाँ पे जब प्लेनेट है उसका मास सेम है, बस उसकी वेलोसिटी और डिस्टेंस बदली है, इसलिए मास दोनों का सेम ले लिया और वो कट गया। तो यहाँ से बी वन अपन बी टू का रेशियो कितना है, आर टू अपन आर वन, यानी वेलोसिटी किसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, डिस्टेंस की। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर किसी की वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद में मैंने बताया आपको कैसे एक प्लैनेट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करता है। तो यहाँ पे मान के चलो ये पी से पी डैश पे गया, डिस्टेंस कितनी है सन से आर, तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वी डी टी। तो एरिया निकाला 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस कितना है इसका आर, हाइट कितनी है ये वाली आर के बराबर वी डी टी, तो ये हाफ वी आर डी टी आ गया। फिर डी टी को नीचे भेज दिया तो हाफ वी आर आ गया। अब दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड करा तो ये एम बी आर क्या होता है एल, तो एल अपॉन में 2m आ गया। अब यहाँ पे एल भी कांस्टेंट है जो हमने देख चुकी है और एम भी कांस्टेंट है, तो डी अपॉन डी टी क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। इसके बाद में केपलर्स थर्ड लॉ देखा था। केपलर्स थर्ड लॉ क्या था, केपलर्स थर्ड लॉ ये कहता है कि जो भी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है उसका जो टाइम पीरियड है वो उसके सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। फिर हटाएंगे तो आ जाएगा कांस्टेंट के, तो टी स्क्वायर अपॉन में ए क्यूब आ गया कांस्टेंट के। फिर दो डिफरेंट प्लैनेट की बात करेंगे, T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर कर लेंगे तो A1 मतलब इसका जो डिस्टेंस आ गई और इसकी जो डिस्टेंस आ गई वो दोनों को हमने क्यूब में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो उसको टाइम भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये जो है सेमी मेजर एक्सिस के प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से तीनों लॉस के बारे में आप देख सकते हैं अच्छे से और इनको नोट्स की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।